एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट्स विथ न्यूमेरिकल्स विथ एग्जांपल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। साथ ही ये बता दूं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है वो हम पिक करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मैं और रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, क्या होता है इक्विलिब्रियम? हमारे दिमाग में क्या आता है जब भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं? लेट अस सपोज मेरे हाथ में ये कॉम्ब है और उसे ना मैं अपने इस फिंगर पे बैलेंस करना चाहती हूँ। यहां रखा तो इधर से गिर रहा है, थोड़ा उधर पुश किया तो उधर से गिर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा इस तरीके से जहां पर देखो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठीक है। और जब ये बैलेंस हो गया तो क्या हो रहा है? ये कहीं नहीं गिर रहा है, ये बिल्कुल स्टिल है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जितने भी ऑपोजिंग फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से जो नेट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है दैट इज जीरो और ये जो है इक्विलिब्रियम पर है। कभी आपने चिल्ड्रंस प्ले एरिया में सीसॉ देखा है? वो दो बच्चे बैठ जाते हैं दोनों तरफ, ये यूं जाता है तो ये यूं जाता है, यूं जाता है, बड़े मजे करते हैं, राइट। वहां पर भी हमें ना इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? देखो, जब इधर का बच्चा नीचे आ जाता है तो ये ऊपर, इधर का नीचे आ गया ये ऊपर। लेकिन अगर दोनों तरफ हमारा बैलेंस्ड कंडीशन रहेगा तो मेरा सीसॉ कैसा रहेगा? यूं स्ट्रेट। ऐसे वाले सिचुएशन पे वो क्या किस स्टेट पे रहेगा? इक्विलिब्रियम की स्टेट पर। तराजू तो यार सबने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान पे तो देखा ही होगा। अब मेरे पास तराजू तो था नहीं, बट ये होममेड तराजू जरूर है, ठीक है। तो अब ये जो है ये भी एक इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या होता है, मान लो यहां पर मैंने कोई सामान डाल दिया, जैसे ये सिक्का डाल दिया, ओ तेरी क्या हुआ? ये बिल्कुल नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि इधर जो है इसका जो फोर्स था वो काफी ज्यादा था कंपेयर टू दूसरे तरफ। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों तरफ के जो फोर्सेस हैं दे आर बैलेंस्ड, तो वैसे केस में इसकी पोजीशन ऐसी होती है और ये भी इक्विलिब्रियम के स्टेट पे होता है, राइट। पेंडुलम देखा ही होगा, घड़ी का पेंडुलम भी देखा ही होगा, टोए 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 ऐसे मूव करते रहता है, राइट। तो वो इधर क्यों जाता है? क्योंकि नेट फोर्स इधर है। इधर क्यों जाता है? क्योंकि नेट फोर्स इधर है। फिर धीरे 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 करते करते एक पॉइंट आता है जब वो चुपचाप खड़ा हो जाता है एक जगह। क्यों? क्योंकि अब जो नेट फोर्स उसके ऊपर है वो जीरो है एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए, चाहे वो कोम का हो, चाहे वो सीसॉ का हो, चाहे वो तराजू का हो या फिर पेंडुलम का हो, सभी में हमने क्या देखा कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट, जब भी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो वो रेस्ट पर था, वो मूव नहीं कर रहा था, राइट। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे आया तो एक जगह स्टैंड स्टिल हो जा रहा था। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम जिस तरह की इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब जो चीज मूव हो रही है, चल रही है, दैट्स डायनामिक। अब आप पूछोगे कि मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज मूव हो रही है बट वो स्टिल इक्विलिब्रियम पर है? बिल्कुल पॉसिबल है, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ना इसको लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक मॉल है, ठीक है। मॉल के अंदर, वैसे भी कोरोना का टाइम है, अभी तो कोई जा नहीं रहा है खास मॉल। मान लेते हैं कि मॉल के अंदर 50 लोग हैं, 50 पीपल, ठीक है। अब ये मेरा मॉल का एंट्री गेट है, इधर से एनी टाइम 10 लोग अंदर जा रहे हैं और ये एग्जिट गेट है जहां से 10 लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो हो ये रहा है कि इधर से 10 लोग अंदर जा रहे हैं, इधर से 10 लोग बाहर निकल रहे हैं, 10 लोग अंदर, 10 लोग बाहर, 10 लोग अंदर, 10 लोग बाहर, यही चल रहा है। तो मॉल के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि मॉल के अंदर कितने लोग हैं? 50, क्योंकि अगर 10 लोग अंदर आ रहे हैं तो 10 बाहर भी तो जा रहे हैं, करेक्ट। तो एट एनी टाइम मॉल के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है वो तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट है, वो 50 ही है। तो इसका मतलब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है जहां पर, बट इसका ये मतलब है कि कोई लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, नहीं, डायनामिक है
लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बट जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉल के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मॉल के अंदर 50 के 50 कांस्टेंट 50 पीपल ही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये वेसल है जिसके अंदर हमने पानी भरना है, ठीक है। अब इस वेसल में एक होल है जिससे क्या हो रहा है कि जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं वो पानी उधर से निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि पानी बॉटल के अंदर ना हम बहुत धीरे 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 पानी को भर रहे हैं, ठीक है। और मेरा जो होल है वो तो उतना ही बड़ा होल है। तो क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में हम देख रहे हैं कि जो पानी का जो इनफ्लो का रेट है, जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है वो काफी कम है, लेकिन जिस रेट से पानी बाहर जा रहा है वो काफी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, नेट जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉटल में है उस वाटर का लेवल घट रहा है, क्योंकि ज्यादा पानी बाहर जा रहा है और बहुत कम पानी अंदर आ रहा है, राइट। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। अब हम क्या करते हैं कि जो पानी अंदर आ रहा है ना उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, खूब तेजी से पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। बट अभी भी मेरा छेद तो उतना ही बड़ा है, तो पानी का बाहर जाने का रेट उतना ही है। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि पानी का जो रेट ऑफ इनफ्लो है दैट इज मोर, रेट ऑफ आउटफ्लो जो है दैट इज लेस। अब क्या हो रहा है, जो पानी का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस वेसल के अंदर, करेक्ट। अब लेते हैं तीसरा सिनेरियो। इसमें हमने ना कुछ ऐसे सेट किया इसको कि जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है उसी रेट से पानी बाहर जा रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एट एनी पॉइंट जो इस वेसल के अंदर पानी का लेवल है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड ऑल द टाइम। लेकिन क्या ये स्टैटिक है? नहीं है। पानी अंदर भी आ रहा है, पानी इसमें से बाहर भी जा रहा है, तो स्टैटिक कहां से है? ये तो डायनामिक सिस्टम है, राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि पानी का जो लेवल है इसमें वो तो हमेशा कांस्टेंट है। तो दिस इज व्हाट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट। यही हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम को अगर बहुत साधारण तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से दिमाग में घुसाना है तो एक इस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां खड़ी हूं, ठीक है, मैं 1 2 2 स्टेप आगे चली, 1 2 2 स्टेप पीछे चली। अब मैं 1 2 आगे चली, फिर 1 2 पीछे चली, फिर 1 2 आगे चली, 1 2 पीछे चली, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि यार मैं कहां तक पहुंची? आप बोलोगे मैम आप तो वहीं के वहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 2 कदम आगे जा रही हूं तो मैं 2 कदम पीछे भी तो आ रही हूं, जिसकी वजह से मैं वापस उसी जगह पर आ जा रही हूं, राइट। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि जब हमारा रेट ऑफ आगे जाने का, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब दोनों ये सेम हो जाएगा तो क्या होगा? नेट नेट हमें कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं, एंड दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। बहुत बड़ा सवाल कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी क्यों है, मतलब कहां पर ये प्रैक्टिकली काम आता है? वेल, ये हमारे अंदर भी काम आता है, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर हम सभी को पता है जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सारी चीजें एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन में होती है। अगर बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाए या पानी बहुत कम हो जाए तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, राइट, दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए हाउ ऑल दीज थिंग्स आर बैलेंस्ड इनसाइड आवर बॉडी, डायनामिक इक्विलिब्रियम प्लेज अ रोल। इंडस्ट्रीज की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रोड्यूस होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में काम आती है, जैसे एमोनिया, लाइम, मिथेनॉल एक्सेट्रा। इन सब के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम प्लेज अ क्रिटिकल रोल। तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना तो जरूरी है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम डायनामिक फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहां पर जो सब्सटेंस है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो भी चीज केमिकली उसका जो भी कॉम्पोजिशन है वो वही रहता है। तो इसके अंदर किस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे? जैसे मान लो इस तरह के इक्विलिब्रियम जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे आइस से जब वाटर बनता है
तो आइस और वाटर दोनों क्या है, H2O है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर डालते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम दो टाइप की चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया या गैस को मिलाया, इस तरह के डिसोल्यूशन की बातें करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मान लो कि मैंने एक थर्मस फ्लास्क टाइप का एक बॉक्स लिया, उसके अंदर मैंने एक गिवन मास ऑफ आइस और वाटर डाल दिया, बर्फ और पानी दोनों को डाल दिया, और उसका सेटअप कुछ यूं किया कि उसके अंदर हमने 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर मेंटेन किया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर में आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और क्या होता है, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इस टेम्परेचर में वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद जब हम उस डब्बे को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर आइस और वाटर का मास उतना ही है जितना हमने डाला था। ऐसे कैसे है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया था टेम्परेचर, तो वाटर को तो आइस में कन्वर्ट होना था, आइस को तो वाटर में कन्वर्ट होना था, बट कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस हुए थे। तो एक तरफ आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, दूसरी तरफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे 2 कदम मैं आगे ले रही थी, फिर 2 कदम मैं पीछे ले रही थी, जिसकी वजह से मैं कहीं जाती हुई नहीं दिख रही थी। ठीक उसी तरीके से एक तरफ आइस से वाटर बन रहा था, वाटर से वापस आइस बन रहा था, तो नेट नेट मुझे उतना ही आइस और उतना ही वाटर दिख रहा था, एंड दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हमको तब देखने को मिलता है जब रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, मतलब जिस रेट से बर्फ जो है मेल्ट कर रही है उसी रेट से वाटर को फ्रीज भी होना है। ठीक इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम देखने को कब मिलता है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जिस रेट से पानी वाटर वेपर में चेंज हो रहा है उसी रेट से वाटर वेपर को भी पानी में चेंज होना है। तो तब हमें देखने को मिलता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब तीसरा है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चली जाती है, बीच वाले लिक्विड स्टेट में कभी जाती ही नहीं है। जैसे कि कैम्फर, कर्पूर जो हम घर पे यूज करते हैं, पूजा वगैरह के कामों में तो काफी यूज होता है, वो कभी लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, वो तो सॉलिड रहता है और नहीं तो वेपर, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम हमें तब देखने को मिलता है जब रेट ऑफ सब्लिमेशन, मतलब जिस रेट से सॉलिड से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से सॉलिड बने, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो जब रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिपोजिशन, तब हमें देखने को मिलता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम का एक इलस्ट्रेशन जो आप अपने लैब में कर सकते हो वो ये भी है कि जैसे आयोडीन है, आयोडीन भी जो है वो सब्लिमेशन शो करता है। तो अगर आप एक फ्लास्क के अंदर आयोडीन ले लो, एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर आयोडीन ले लो इन सॉलिड फॉर्म और उसे छोड़ दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो वेपोराइज हो जाता है, तो अंदर जो है ना आपको वेपर्स दिखेंगे वायलेट कलर के। धीरे धीरे देखोगे कि वो वायलेट कलर जो है ना वो और डार्क होता जाएगा, कलर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट के टाइम कलर की जो इंटेंसिटी है वो फर्दर नहीं बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ सॉलिड आयोडीन है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो सब्लिमेशन शो करेगा, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो हमें वायलेट कलर के वेपर दिखने लगेंगे। बट धीरे धीरे जब थोड़ा अच्छा खासा क्वांटिटी वेपर का बन चुका है तो क्या होगा, रिवर्स वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो वेपर है वो भी सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा, डिपोजिशन भी होने लगेगा। तो उस स्टेज पे हम कहते हैं हम इक्विलिब्रियम को रीच कर गए हैं। तो इक्विलिब्रियम रीच कर जाने के बाद नेट कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि एक तरफ सॉलिड से वेपर बन रहा है तो दूसरी तरफ वेपर से सॉलिड बन रहा है, और इसी वजह से वो जो वायलेट कलर है एक पॉइंट पर आके वो और फर्दर उस कलर की इंटेंसिटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद ये दोनों रिवर्स प्रोसेसेस सेम रेट से होने लगते हैं, और हम इसे कहते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम।
तो अब हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिया है शुगर जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है। अब हम लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर के अंदर अगर शुगर को डिसॉल्व कराते हैं तो क्या होता है। लेट अस सपोज कि हमने थोड़ा सा चीनी लिया और पानी में मिलाया, स्टर किया, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये पूरा का पूरा शुगर जो है वो इस पानी के अंदर मिल चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। नाउ लेट अस सपोज कि हमने बहुत सारा चीनी इसमें डाल दिया, बहुत सारा, और फिर हम इसे मिलाए जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ चीनी कुछ एक्सटेंट तक तो ये डिसॉल्व होते रहता है, बट एक पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि चीनी जो है वो यहीं नीचे जमा हुआ दिखता है एंड ये फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, और इस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये बिल्कुल अपने सैचुरेशन तक पहुंच गया है। इसके बाद चाहे आप कितना भी चीनी डालते रहो, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट इज बेसिकली इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर हो ये रहा है कि एक तरफ जो शुगर है, जो सॉलिड शुगर है, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जो डिसॉल्व फॉर्म में शुगर है वो उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो दोनों ऑपोजिंग प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और सेम रेट से हो रहे हैं। एक तरफ चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, दूसरी तरफ पानी में डिसॉल्व हुआ चीनी जो है वो उसमें से बाहर आ रहा है। चूंकि दोनों सेम रेट से हो रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पर कोई चेंज दिख नहीं रहा है, एंड दैट इज एग्जैक्टली इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व फॉर्म में हो। वेल, या आप देख सकते हो सोडा वाटर बॉटल के अंदर या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर। आप देखे होंगे कि जब भी वो बॉटल सील्ड होती है, अगर आप ध्यान से देखो बाहर से, तो आप क्या देखोगे, क्या आपको उसके अंदर कोई बबल्स वगैरह दिखती है? कुछ दिखती नहीं है, राइट? इट इज़ लाइक लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड जैसा दिखता है वो। लेकिन जैसे ही आप उसके ढक्कन को खोल देते हो तो क्या होता है, और उसे आप ग्लास में डालते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारी फिजिंग दिखती है, काफ़ी सारे बबल्स दिखते हैं। वो बबल्स क्या हैं? बबल्स आर बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब वो बॉटल के अंदर, सील्ड बॉटल के अंदर पैक्ड था, तब तो हमें वो बबल्स दिखे नहीं, बट जैसे ही हमने उसका ढक्कन खोला तो हमें वो बबल्स दिखने लगे। नाउ दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। जब वो बंद था तो वो बिल्कुल हाई प्रेशर में उसे बंद किया गया था उस बॉटल को, ठीक है? जैसे ही हमने उसका ढक्कन खोला तो क्या होगा? नाउ इट इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि काफ़ी लेस है, तो प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो गया, राइट? अब आप पूछोगे ठीक है प्रेशर चेंज हुआ, बट उससे क्या चेंज हुआ? सो प्रेशर के साथ साथ बेसिकली जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो चेंज हो गई। तो जब हाई प्रेशर में था तो मेरा गैस जो था वो लिक्विड में बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व फॉर्म में था, इसीलिए वो अलग से दिख नहीं रहा था। बट जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बदल गई, एंड एज अ रिजल्ट मुझे गैस अलग से बबल के फॉर्म में दिखने लग गया। सो देयर एग्जिस्ट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, किसके बीच में? गैस के बीच में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में, और कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो सॉल्यूशन फॉर्मेट है उसके बीच में, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिसॉल्व है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है अंडर प्रेशर, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट ये जो फिनोमिनन हम देखते हैं ना गैस और लिक्विड के बीच में, ये एक लॉ के तौर में दिया गया था विच इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कहता है द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। तो वही आप कोक की बॉटल को याद करो जो सील्ड पैक है, उसके अंदर जब वो सील्ड पैक है तो जो प्रेशर है अंदर उस बॉटल के अंदर, उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो जैसे ही ढक्कन खुलता है वो प्रेशर चेंज हो जाता है, एज अ रिजल्ट गैस की सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने जितना भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा उससे हमें क्या पता चला कि ये क्लोज्ड सिस्टम में देखा जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर में होता है, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं दे आर ऑल कॉन्स्टेंट।
इसके दौरान फिजिकल इक्विलिब्रियम के दौरान हमें कैसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम विच इज स्टेबल। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि जब भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो कोई ना कोई ऐसी पैरामीटर होती है जो कि कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट था दैट वाज फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चा पार्टी, अब हम शुरू करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर से आपके एग्जाम से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही मैं ये बोलूंगी ना तो सारे बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे, अच्छा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से। बट एनीवेज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये था जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है कि यहां पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यहां पर चीजों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती है। मतलब शायद हम लेंगे वाटर और बन जाएगा कुछ और, तो मतलब केमिकली उसका जो कॉम्पोजिशन है दैट विल चेंज ऑल टुगेदर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हम आयोनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है दैट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? अब केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, नाम से ही केमिकल, केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, वहाँ पर क्या आ जाता है? रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को भी केमिकल रिएक्शन के टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता यह है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जिस रेट से हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ भी उसी रेट से हो रहा है, उसे हम कहेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम पर है। तो मतलब कुछ ऐसा समझो कि जो रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं जिसके बाद वो कोई चेंज शो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो वेले बैठे हैं, वो कुछ कुछ तो कर रहे होते हैं, बट वो कोई चेंज नेट हमें बाहर से कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखता है। देन वी से दैट इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर एक जेनरिक सा एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि लेट अस सपोज कि A मोल्स ऑफ A, मतलब यहाँ पर कैपिटल A B जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल C D जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और स्मॉल a b c d जो हैं दे आर द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अगर A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B दोनों मिल करके बनाते हैं C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, बट एट द सेम टाइम C मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D भी जो है ये A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B को बनाते हैं। तो मतलब ये किस तरह का रिएक्शन है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन को जैसे हम यहाँ से 2 कदम आगे चले गए तो पीछे आना पॉसिबल है, दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जाहिर सी बात है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही देखने को मिलेगा। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होना है, अरे यार बैकवर्ड रिएक्शन तो तभी होगा ना जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट। तो इसीलिए सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में ही हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ये सिंबल यूज करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, देखो जिसमें क्या है, एक फ्रंट एरो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, एक बैक एरो है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो दोनों एरो को मिला के ना इस तरह का सिंबल बना दिया गया है विच इज यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम। अब अगर हम इसे ग्राफिकली समझें तो देखो ये हमारा ग्राफ है। इसी इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बहुत ध्यान से ग्राफ को समझना। देखो यहाँ पर आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, एक रेड और एक ब्लू। जो रेड वाली लाइन है वो बता रहा है जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास क्या रहता है? रिएक्टेंट, राइट। उस समय तो प्रोडक्ट होता नहीं है, एक बार रिएक्शन शुरू होगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो शुरू में देखो इसीलिए दिखा रहा है जो रेड वाली मेरी लाइन है ना वो बहुत ऊपर है, मतलब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ वेरी हाई, मेरे पास बहुत सारा रिएक्टेंट है। लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो ब्लू वाली लाइन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन इज 0, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बना ही नहीं है। अब मेरा रिएक्शन होना शुरू हुआ तो क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, राइट। मतलब कुछ भी मैं अब बाहर में शॉपिंग करने जाऊंगी, अब अगर मुझे अपने घर में सामान चाहिए तो वो सामान मेरे घर पे तभी आएगा जब मैं अपने पॉकेट से पैसे निकाल के दूंगी, राइट। तो जैसे जैसे मैं सामान खरीदती रहूंगी वैसे वैसे मेरे पर्स में से पैसे निकलते जाएंगे। वही वाली बात है यहाँ पर, जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा मेरा रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा और जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पर। बट देखो एक पॉइंट पर जाने के बाद
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर आने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें कोई चेंज दिखता नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से वापस प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट को बना रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो शुरू में मेरे पास सिर्फ ए और बी था, सी डी था ही नहीं। तो शुरू में कुछ टाइम तक क्या हुआ, ए बी से सी डी बनता गया बनता गया बनता गया। थोड़े देर के बाद मेरे पास अब सी डी भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, अब सी डी से भी ए बी बन सकता है। तो अब क्या हुआ, सी डी से ए बी बनने लगा। अब इधर ए बी से सी डी बन रहा है, इधर सी डी से ए बी बन रहा है, ए बी से सी डी बन रहा है, सी डी से ए बी बन रहा है। अब दोनों चीज़ें साथ में बन रही है, तो एज अ रिजल्ट नेट नेट कुछ भी नहीं बन रहा है। नेट नेट जितना ए बी था उतना ही है, नेट नेट जितना सी डी था उतना ही है। इसीलिए हमें इक्विलिब्रियम पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट दिख रहा है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4 इक्विलिब्रियम 2NO2। तो इस केस में क्या है, मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, N2O4 से NO2 का बनना, और मेरा बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, NO2 से N2O4 बनना। ठीक है, तो अगर इस पिक्चर को विजुअलाइज करो, अगर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, N2O4 से 2NO2 बन रहा है, जैसा यहाँ दिख रहा है। अब अगर मैं रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें NO2 से 2NO2 से N2O4 बन रहा है। अब अगर ये दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे हैं, सेम रेट से हो रहे हैं, दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा, वही वाली बात हो जाएगी ना। 2 कदम मैं आगे जा रही हूँ तो 2 कदम पीछे आ जा रही हूँ, तो नेट नेट में कहीं नहीं पहुँच रही हूँ। तो यहाँ भी वही हो रहा है, उसी तरह का एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट। बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको खूब सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आयरन जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ऑक्साइड यानी कि Fe3O4। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन जो इस लेसन के अक्रॉस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, उसमें से एक है ये वाला, हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉम्बिनेशन जिससे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, एंड अगेन ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और दूसरा है NH3 का सिंथेसिस, जहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है NH3, और ये जो मतलब इकोनॉमिकली ये जो प्रोसेस होता है जिससे ये बनाया जाता है कॉमर्शियली, इसे हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में कई डिफरेंट चैप्टर में डिस्कस करते ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जितने भी रिएक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए इन सब में आप देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम वाली सिंबल है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में हो सकता है। चलो एमोनिया के फॉर्मेशन के इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, N2 + 3H2 फॉर्म्स NH3, 2NH3। ठीक है, ये मेरा रिएक्शन है एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर इसे ग्राफिकली हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मेरे पास बहुत सारा है, इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं। एक बार रिएक्शन शुरू होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अमोनिया बनने लगता है। तो देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन घट रहे हैं, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पर आके ये इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहा है और उसके बाद सब कुछ कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ जाने के बाद जिस रेट से अमोनिया बन रहा है उसी रेट से अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है, एंड दैट इज व्हेन वी से वी हैव अटेन्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन की। हाइड्रोजन और आयोडीन मिला के बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, बट रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी जो है ये हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो देखो ग्राफ में देखो, लेट अस सपोज हम हाइड्रोजन और आयोडीन के इक्वल कॉन्सेंट्रेशन को लेके रिएक्शन शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और आयोडीन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, राइट, और हाइड्रोजन आयोडाइड 0 है। अब रिएक्शन शुरू हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन कम होने लगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ने लगा, धीरे धीरे ये एक इक्विलिब्रियम के स्टेट पर पहुंच गया। अब चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने रिएक्शन को शुरू किया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब क्या होगा, देखो इसको उस साइड से देखो, ग्राफ को दूसरे तरफ से, वहां पर देखो हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से शुरू किया रिएक्शन, जैसे रिएक्शन शुरू हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड कम होने लगा, हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, धीरे धीरे करके एक स्टेज आया जब ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए।
तो इस तरह से इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली भी डिपिक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उससे हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चली। पहली तो ये कि जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि प्रेशर, कलर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पर आकर कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता चली कि इसमें किस तरह का इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तीसरी बात हमें ये पता चली कि इक्विलिब्रियम जो है ये किसी भी साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं, चाहे हम हाइड्रोजन और आयोडीन से शुरुआत करें तब भी हम इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से शुरुआत करें तब भी हम इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर साइड। चौथी चीज हमने देखी कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, ये एक क्लोज्ड सिस्टम में होता है, क्योंकि अगर ओपन सिस्टम होगा तो उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो शायद मेरा वो रिवर्सिबल प्रोसेस अकर ना कर पाए, राइट। तो इसीलिए ये हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्लोज्ड सिस्टम में। पांचवा, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, बट उससे इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम जब अटेन होना है तो इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा। अब हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल और आते हैं, जैसे कि चलो इतना तक तो ठीक है, इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया, बट अब अगर मुझे ये पता करना हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पर, तो हम क्या करेंगे। इनफैक्ट इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो मान लो मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है कि भाई जब रिएक्शन शुरू किया उस समय मेरे पास ए और बी इतने कॉन्सेंट्रेशन में था, बट जब वो इक्विलिब्रियम अटेन किया तब ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो उस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के कॉम्पोजिशन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हमें समझना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो चलो देखें लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। नाम से लग रहा है कुछ एक्शन, जैसे कि कुछ एक्शन मूवी वगैरह की बात कर रहे हो हम। तो बेसिकली पुराने दिनों में केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता था, और वहीं एक्टिव मास से ही ये नाम आया था मास एक्शन। तो ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा, मतलब जिस तेजी से वो रिएक्शन होगा, दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर में हम क्या लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल को देखो, लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पर x मोल्स ऑफ A y मोल्स ऑफ B के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो मेरे रिएक्टेंट्स क्या है यहाँ पर, A और B, और इनके कोफिशिएंट्स क्या है, x और y, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जनरली ये जो टर्म हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसका क्या मतलब होता है, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो इन जनरल एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विथ B मोल्स ऑफ B एंड फॉर्म्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है। तो ये कैपिटल A B C D मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन को मैं ध्यान से देखूं तो इस रिएक्शन के दो रिएक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B कंबाइन होके बना रहा है C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D। और दूसरा एक बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन बोल सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि C मोल्स ऑफ C जो है ये D मोल्स ऑफ D के साथ कंबाइन होके बना रहा है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है जब इक्विलिब्रियम पे हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये जो लॉ है, अभी अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A
प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, क्योंकि ए और बी जो है ये इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट्स क्या है, सी और डी, तो इसीलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के सी टू द पावर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। ठीक है, ये अभी अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा, ये भी ठीक है। अब इनके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा या बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो अब वही तो हमने पढ़ा है डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों सेम रेट से चलता है, राइट। तो यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी कि ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, जो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये के एफ बाई के बी यानी कि रेट ऑफ जो कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे हम डिनोट करते हैं के सी से। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, टू द पावर उनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल पाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस लेसन में। ठीक है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो बच्चा पार्टी कुल मिला के लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स raised to the power coefficients to the molar concentration of the reactants raised to the power their coefficients is constant। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो उनके प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट, जहां पर उनको हम उनके कोफिशिएंट्स के पावर डालेंगे उन कॉन्सेंट्रेशंस पे, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट्स, इसका जो रेशियो होगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो अभी अभी हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने लायक है। तो चलो देखें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, एक हमने जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज केसी। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हम इस रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्स रिएक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो इस रिवर्स रिएक्शन का लेट अस सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज केसी डैश, तो ये केसी डैश क्या हो जाएगा, दिस विल बी इनवर्स ऑफ केसी। मतलब अगर रिएक्शन को पलट दिया तो मेरा जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी पलट जाएगा, उसका भी हम बेसिकली रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि इफ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन अ केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय अ फैक्टर, ठीक है, मतलब कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, वही हम फिर से एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केसी है। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे रिएक्शन को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट अस सपोज मैंने इस पूरे चीज़ को, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इन्हें n से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा केसी क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है कि जो भी ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये टू द पावर हो जाते हैं, करेक्ट, हमने वही देखा है ना कि वो टू द पावर, उस कॉन्सेंट्रेशन का टू द पावर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा नया केसी डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू मेरा पुराना केसी टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि यार अगर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन गिवन है, हाउ डू वी राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो चलो फटाफट से देखते हैं कैसे हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियसली पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप होगा राइट प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को कहाँ पर लिखना है, न्यूमरेटर पे लिखना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देंगे इस केस में, इग्नोर। क्यों? क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर तो मतलब इनके केस में इनका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी कांस्टेंट। लेकिन अगर हम गैस की बात कर रहे हैं या एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उनके केस में हम वो वैल्यूज कंसिडर करेंगे क्योंकि उनकी जो वो वैल्यूज हैं दे वैरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं तो उनके केस में जो मेरा सामान है, जो मेरा सॉल्यूट है, उसका जो क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दैट कीप्स वेरिंग इन अ गिवन वॉल्यूम। तो इसीलिए उनका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है दैट वी विल कंसीडर। ठीक इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली न्यूमरेटर में रहेंगे प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में रहेंगे रिएक्टेंट्स। इतना लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर हम पावर लगा देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है CaCO3 सॉलिड गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ देखो ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है, तो इनको हम क्या कर देंगे, इनको हम कर देंगे इग्नोर। ठीक है, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc दैट विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे अब हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे किसका, CO2 का। CO2 प्रोडक्ट साइड में है तो इसीलिए ये न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट साइड में सिर्फ सॉलिड है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस केस में देखो ये क्या है, सॉलिड है, तो इसको कर देंगे इग्नोर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस यानी कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। और देखो इनके कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 है, तो इसीलिए दे आर रेज्ड टू द पावर 1। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड है तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये गैस को कंसिडर करेंगे सिर्फ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, और इसका क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए इसका भी टू द पावर 1 है। तो इस तरह से हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 to the power 14 at 1000 Kelvin. Both the forward and reverse reactions in the equilibrium are elementary biomolecular reactions. What is Kc for the reverse reaction? देखो एक सिंपल सी छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि अगर एक गिवन रिएक्शन का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है Kc, तो उसी का अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, रिवर्स रिएक्शन बोले तो ये पलट गया रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा NO2 प्लस O2 गिव्स NO प्लस O3। ये हो जाएगा मेरा रिवर्स रिएक्शन। तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा Kc डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई Kc, है ना। तो Kc की वैल्यू तो दी हुई है 6.3 इंटू 10 to the power 14, तो 1 बाई 6.3 इंटू 10 to the power 14 हो जाएगा 1.59 इंटू 10 to the power -15। सिंपल। तो अब हमें ना धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही होगी कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली फॉर गैसियस सिस्टम। ठीक है, जिन सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस सिस्टम में हम देखते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेस के केस में हम प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीज़ों के टर्म्स में ज़्यादा बातें करते हैं, राइट। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक गैसियस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर।
तो यहाँ पर हमने एक जेनरिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैसेस के लिए हमें क्या पता है? गैसेस क्या फॉलो करते हैं? आइडियल गैस लॉ, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू N/V इंटू RT। N/V क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि दिस कैन बी कंसीडर्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इन नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब, वही है ये, ठीक है। तो लेट अस सपोज मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम C लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CRT। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गैस इनटू RT, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास तो है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया गैसेस के केस में मोलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होगा पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? KP, KC के बदले मैंने KP लिखा है। सो KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज PC टू द पावर C PD टू द पावर D। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, पहले क्या था? मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कोफिशिएंट, अब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर टू द पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द पावर कोफिशिएंट, ठीक है। हमने ऐसे लिखा है। अब हम मैथमेटिकली ये देखते हैं कि KP का जो है KC के साथ क्या रिलेशन है, वो भी ज़रूरी है, राइट, वो भी देखना ज़रूरी है। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ C को हम क्या लिख सकते हैं? इस रिएक्शन का हेल्प लेंगे हम, इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर की जगह हम लिख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर स्मॉल c इंटू RT टू द पावर C, राइट। मतलब PC के बदले में मैंने क्या लिख दिया? जैसे P को अगर हम ये लिख सकते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ D हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ A हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस हम वही कर रहे हैं। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D इंटू RT टू द पावर D डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू RT टू द पावर A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B RT टू द पावर B, ठीक है। तो अब इस पूरे चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को साथ में ले आते हैं। इधर RT टू द पावर ऊपर क्या हो जाएगा? C प्लस D, और नीचे हो जाएगा RT टू द पावर A प्लस B। अब देखो, अगर सिर्फ इस वाले टर्म पर फोकस करो तो व्हाट इज दिस? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स raised to the power coefficient by molar concentration of the reactants raised to the power coefficient। ये क्या है? ये तो KC है ना अपना, KC का यही डेफिनेशन होता था, है कि नहीं। और इधर क्या है? RT टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। अब C प्लस D क्या है? अगर वापस इस रिएक्शन में चले जाओ तो C प्लस D क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। A प्लस B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? RT टू द पावर डेल्टा N, ठीक है। तो हमने ये रिलेशनशिप निकाला KP और KC के बीच में। एंड बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा N क्या है? डेल्टा N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप KP कैलकुलेट कर रहे हो, प्रेशर को जो है आप बार्स में लेना, क्योंकि यूनिट का ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर जनरली जो मेरा प्रेशर रहेगा वो बार में रहेगा, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल।
चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गैशियस सिस्टम्स का। तो पहला जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। सभी गैशियस स्टेट में है, तो ये गैशियस सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताने के लिए सबसे पहले मैं डेल्टा एन की वैल्यू निकालूंगी। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स 2। ठीक है, तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस केस में Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये क्या हो जाएगा Kc आर टी टू द पावर 0। ठीक है, तो यानी कि इस केस में Kp जो है दैट विल बी इक्वल टू Kc। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस केस में डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2। तो इस केस में Kp हो जाएगा Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। सिंपल। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गैशियस सिस्टम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl गैस फॉर्म्स 2NO प्लस Cl2। अब ये कहीं कहीं पर ये जो F लिखा हुआ रहता है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस सिंबल। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्शन दिया हुआ है कि 2NOCl गिव्स 2NO गैशियस स्टेट प्लस Cl2 इन गैशियस स्टेट। ठीक है, ये मेरा गिवन रिएक्शन है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज गिवन। Kc की वैल्यू दी हुई है और मुझे Kp की वैल्यू निकालनी है। तो Kc दिया हुआ है, Kp निकालना है। पहले क्या निकालना है, डेल्टा n। तो डेल्टा n यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाएगा 2, तो डेल्टा n हो जाएगा 1। तो अब हम लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा n दैट इज 1। ठीक है, Kc की वैल्यू दी हुई है 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6। R की वैल्यू हमें पता है, R तो कांस्टेंट होता है, सो इट इज़ 0.0831 और T की वैल्यू दी हुई है 1069 केल्विन। तो इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.033। तो ये हो जाएगा Kp का वैल्यू। तो अब हम बात करेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की। तो होमो मतलब सेम, जहां पर सारी चीजें सेम फेज में हो। हेट्रो मतलब अलग अलग। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक ऐसे सिस्टम में हो जहां पर सारी के सारी चीजें सेम फेज में है। जैसे कि लेट्स से N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, NH3 ये तीनों के तीनों गैशियस फेज में है। तो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मतलब जैसे कि H2O लिक्विड, H2O वेपर, एक लिक्विड फेज में है, दूसरा वेपर फेज में है। उसी तरह लेट्स से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फेज में है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फेज में है, CO2 जो कि गैशियस फेज में है। तो ये क्या है, यहाँ पर सॉलिड फेज भी एग्जिस्ट करता है, गैशियस फेज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी। तो अब बारी है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेबल या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हम तभी करते हैं जब हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम को अटेन किया हो, तभी तो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, राइट। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स्ड होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को ही चेंज कर दें तो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। तीसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनिशियली कितना रिएक्टेंट था, उस कॉन्सेंट्रेशन से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह से चौथा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इनके यूनिट्स जो हैं वो अलग रिएक्शंस में अलग अलग यूनिट्स होते हैं। ये थोड़ा सा आपको खटक रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ की अलग अलग यूनिट्स हैं। चलो देखें।
तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आता कहाँ से है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर हम साइड में पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेटर से हम वही अपना जेनरिक इक्वेशन लेते हैं, A मोल्स ऑफ A कंबाइंस विथ B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं Kc निकालूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। यही होता है Kc। अब ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर अब मैं यूनिट्स की अगर बात करूं, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C D ये सारे किस यूनिट पे होंगे, मोल पर लीटर में। तो बेसिकली मोल पर लीटर टू द पावर C प्लस D। उसी तरह नीचे हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर A प्लस B। तो मतलब अगर मैं Kc के यूनिट की बात करूं, सिर्फ यूनिट की बात कर रही हूं अभी मैं, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, यानी कि डेल्टा N। C प्लस डी मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस A प्लस बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि डेल्टा N। तो बेसिकली Kc का यूनिट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा डेल्टा N की वैल्यू पे। अगर डेल्टा N 2 होगा तो Kc का यूनिट होगा मोल पर लीटर टू द पावर 2। अगर डेल्टा N 0 होगा तो Kc का कोई यूनिट ही नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। करेक्ट। तो इसका मतलब डेल्टा N की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि Kc का यूनिट क्या होगा। ओके तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा N इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा N इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर K का यूनिट क्या होगा, K का कोई यूनिट नहीं होगा। राइट तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी क्या है, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो इस केस में डेल्टा N इज इक्वल टू 0। इसीलिए इस केस में अगर मैं यूनिट की बात करूं तो Kc Kp दे हैव नो यूनिट, दोनों का ही यूनिट नहीं होगा, क्योंकि Kc ये होता है और Kp क्या होता है, Kp होता है Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा N। तो उस केस में ये जो Kc और RT है, व्हाट इज दिस Kc RT, दिस इज नथिंग बट प्रेशर। हमने पढ़ा था ना PV इज इक्वल टू nRT, याद करो गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT या फिर P इज इक्वल टू N बाई VRT या फिर P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। राइट तो उसी तरह से यहाँ पर Kc इंटू RT जो है दैट इज बेसिकली P विच इज प्रेशर टू द पावर डेल्टा N। करेक्ट, प्रेशर का यूनिट, अब अगर मैं यूनिट की बात करूं, Kp के यूनिट की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो बार टू द पावर डेल्टा N। तो यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि डेल्टा N की वैल्यू क्या है। तो अगर डेल्टा N 0 है तो Kp का भी कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा केस 1 हो गया। दूसरा केस होगा कि अगर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो K के यूनिट्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, इन पे डिपेंड करेंगे। राइट जो अभी अभी हमने निकाला। तो इस केस में जो Kc की यूनिट होगी ये होगी मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा N, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है। और ठीक इसी तरह से Kp का यूनिट होगा बार टू द पावर डेल्टा N, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं फिर थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं कि यूनिट क्या होगा Kc का या Kp का। तो अगर ये आप समझ लोगे कॉन्सेप्ट तो दिस विल बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। अब टाइम है एक छोटे से क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यूनिट्स बताना है Kc और Kp का। तो डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 1 + 3, तो ये हो जाएगा -2। तो इस केस में अगर मैं Kc के यूनिट की बात करूँ तो इट विल बी मोल पर लीटर टू द पावर -2। अगर बात करें Kp के यूनिट की तो ये हो जाएगा बार टू द पावर -2। अब बात करते हैं हम अगले कैरेक्टरिस्टिक की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहता है कि एडिशन ऑफ 2 इक्विलिब्रियम लीड्स टू अनदर इक्विलिब्रियम। अगर कभी भी ऐसा हो कि 2 इक्विलिब्रियम को ऐड करने से हमें तीसरा इक्विलिब्रियम मिल रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गिव्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम।
ये पढ़ के बड़ा हौच-पौच सा लगा, बट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, बेसिकली 3 इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, ये वाला सिंबल दिमाग से निकल जाता है और हम इक्वेशन ही बोलते रहते हैं। तो बेसिकली जब भी ये 2 साइडेड सिंबल है, इट इज़ बेसिकली एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इक्विलिब्रियम मेरे पास दिए हुए हैं, सच दैट पहला और दूसरा इक्विलिब्रियम को अगर हम ऐड करें तो हमें तीसरा इक्विलिब्रियम मिलेगा। कैसे, देखो N2 प्लस O2 से NO बना, फिर इस NO के साथ O2 और ऐड किया तो क्या बना, NO2। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 को कुल मिला के कि N2 के साथ जब O2 मिलता है तो NO2 बनता है, राइट। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 इक्विलिब्रियम मिल करके ये तीसरा इक्विलिब्रियम दे रहा है। तो ऐसे केसेस में इनके जो रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, लेट अस से K1, K2, K3 इनके रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि K3 जो है दैट विल बी इक्वल टू K1 इंटू K2। मतलब अगर कभी भी हमारे पास ऐसा एक सिचुएशन है कि 2 इक्विलिब्रियम को ऐड कर करके तीसरा इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो उस तीसरे इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है? अरे निकाल के देख लेते हैं। चलो बात करते हैं हम पहले इक्विलिब्रियम की। तो K1 क्या हो जाएगा, NO का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 2, डिवाइडेड बाय N2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं K2 की। तो K2 हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब बात करते हैं K3 की। तो ये हो जाएगा K3 इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 2। ये तो सिंपल था, बस सिंपली हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख दिया तीनों के लिए। अब K1 इंटू K2 करके देखते हैं क्या आता है। आना क्या चाहिए, K3 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं K1 इंटू K2। तो अगर ऐसा किया हमने तो ये हो जाएगा NO to the power 2 divided by molar concentration of N2 into molar concentration of O2 into NO2 का molar concentration to the power 2 divided by molar concentration of NO to the power 2 into molar concentration of O3। सॉरी ये O2 है, ठीक है। अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ कैंसिल हो सकती हैं, जैसे कि ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा NO2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि O2 इंटू O2 है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली K3। तो हमने प्रूव कर दिया कि K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया बच्चों। अब हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये क्या काम आता है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो चुका है, मतलब कितनी दूर तक वो रिएक्शन प्रोसीड किया है, उसके बारे में काफ़ी आइडिया देता है। कैसे, अगर K की वैल्यू ज़्यादा है, सो K इज़ बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम Kc से डिनोट करते हैं। तो अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है जो मेरा रिएक्शन है वो काफ़ी दूर तक प्रोसीड कर चुका है और हमारे पास काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, राइट। मतलब अगर रिएक्शन काफ़ी दूर हो चुका है, इसका मतलब मेरा रिएक्टेंट कम हो चुका होगा बाय दैट टाइम और मेरा प्रोडक्ट बढ़ चुका होगा बाय दैट टाइम, है कि नहीं। अब इसी को थोड़ा और मतलब और प्रिसाइज वे में बताने के लिए हम ऐसे बताएंगे कि अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट हाई, मतलब Kc की वैल्यू अगर इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब है जो मेरा रिएक्शन है दैट इज़ नियरिंग कंप्लीशन, मतलब मेरा रिएक्शन कंप्लीट होने ही वाला है, मतलब इसमें प्रोडक्ट सारे बन चुके हैं और रिएक्टेंट ज़रा सा ही बच गया है।
ठीक है। अब अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से कम है, यानी कि Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि मेरे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम है। तो रिएक्टेंट्स डोमिनेट ओवर प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हार्डली हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, या फिर ज़रा सा ही रिएक्शन हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट्स एज इट इज़ पड़े हुए हैं और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट बना है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है जब Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 के बीच में कहीं पर है। ऐसे केस में मेरे पास मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे और मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो इधर भी प्रोसीड कर सकता है, इधर भी प्रोसीड कर सकता है। अब रिएक्शन के डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, तो Q होता क्या है? Q बेसिकली मतलब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इट इज जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द ओनली डिफरेंस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हम तब करते हैं जब मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता है, और रिएक्शन कोशेंट हम किसी भी रिएक्शन का कभी भी निकाल सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कोशेंट। ठीक है, तो चलो इसे थोड़ा और डिटेल में देखें। इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो ये अगर मेरा एक जेनरिक इक्वेशन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ये मेरा एक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसका अगर मैं रिएक्शन कोशेंट निकालना चाहूँ तो रिएक्शन कोशेंट जिसे हम QC से डिनोट करते हैं, QC और KC अलग है। KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब KC इज बेसिकली रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जब हम इक्विलिब्रियम पर है, बट ये QC जो है ये कभी भी हो सकता है, उस समय हम इक्विलिब्रियम पे हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रिएक्शन कोशेंट क्या हो जाएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, यानी कि प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स A एंड B। इस तरीके से हम QC निकालते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि QC से हमें रिएक्शन के डायरेक्शन के बारे में पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर QC की वैल्यू KC के वैल्यू से ज़्यादा हुई, अगर QC इज ग्रेटर, तो हम कहेंगे द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब इस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। यही अगर उल्टा हुआ, अगर QC इज लेस देन KC हुआ, उस केस में मेरा रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब हम अभी इक्विलिब्रियम पर हैं। मेरा रिएक्शन जो है वो ना तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ना ही रिवर्स की तरफ जाएगा, तो उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो वही मैंने बताया था कि QC जो वैल्यू होती है, जो रिएक्शन कोशेंट होती है, ये किसी भी टाइम पर हो सकती है, बट रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कभी भी अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दिया हुआ हो और उसका डायरेक्शन पूछा जाए तो हमें क्या निकालना होगा? उसके QC और KC की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। उनको देखते हुए ही हम कह सकते हैं कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन 2A फॉर्म्स B प्लस C इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मतलब मेरा जो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है दैट इज 2A फॉर्म्स B प्लस C, ये दिया हुआ है और KC की वैल्यू दी हुई है। एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to 3 into 10 to the power -4 moles। अब देखो
ये जो है ये एट अ गिवन टाइम, एट इक्विलिब्रियम दिया है ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि किसी भी एक टाइम पर इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमें क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। ये बताने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन कोशेंट निकालेंगे QC, वो क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। ठीक है, इनके कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -4, तो वैल्यूज डाल देते हैं। 3B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10 टू द पावर -4, C का 3 इंटू 10 टू द पावर -4, A का फिर से 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब Kc की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जो कि 1 से कम है, यानी कि Kc इज लेस देन QC, यानी कि QC जो है वो बड़ा है। जब QC बड़ा होता है तो मेरा रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करता है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि मेरा रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की तरफ प्रोसीड करेगा। तीसरा एप्लीकेशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकाल सकते हैं। अब ये हम कैसे निकालते हैं, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 हमेशा यही रहेगा कि हम उस केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप 2 हमारा ये रहेगा कि हम उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर मास दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, प्रेशर दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, तो बेसिकली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। फिर हम उस इक्वेशन को देखते हुए उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ x, कि एट इक्विलिब्रियम अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है तो इक्वेशन को देखते हुए हम ये एज्यूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो उसके साथ इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी और इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ आया? नॉट रियली। कैसे समझ आएगा, ऐसे चीजें एग्जाम्पल के बिना थोड़ी ना समझ आती है। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकालते हैं। 13.8 grams of N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium। ठीक है, तो रिएक्शन मेरा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ N2O4 जो कि गैसियस स्टेट में है, ये बन गया 2NO2 इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ओके। The total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar। कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें ये तो दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर कितना था, बट इनिशियली इसका प्रेशर कितना था वो दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि इस तरह के सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि इनिशियली कितना था, इक्विलिब्रियम पर कितना था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो इनिशियली प्रेशर कितना था वो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं, गैसेस के साथ, तो हमें पता है गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन, R की वैल्यू तो हमें पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिया हुआ है, बट नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास दैट इज 13.8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 92 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 92, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.15। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कुल मिला के इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ P नहीं पता, तो P तो हम निकाल ही सकते हैं। P हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाई V, तो N दिया हुआ है हमारे पास 0.15, R की वैल्यू होती है 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो मेरे प्रेशर की वैल्यू आ जाती है 4.98 बार।
ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इनिशियल, जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उस समय अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, इनिशियल मतलब एट T इज इक्वल टू 0, उस टाइम पर प्रेशर कितना था N2O4 का, ये था 4.98 बार, ठीक है। और उस टाइम पर प्रोडक्ट का प्रेशर कितना था, 0 था, क्योंकि बस शुरुआत ही तो हो रही है, अभी तो NO2 बना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर 0 था। अब हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर N2O4 का प्रेशर कितना होगा, भूल जाओ कि ये गिवन है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम के बाद इसका कितना हो जाएगा प्रेशर, इसका कुछ प्रेशर कम होगा, राइट। मतलब N2O4 का पहले जितना प्रेशर था उसमें से थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, ताकि वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम को अटेन करे। तो यानी कि इसका प्रेशर हो जाएगा 4.98 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ N2O4 है, तो 1 मोल ऑफ N2O4 का प्रेशर अगर x रिड्यूस होगा तो इधर NO2 जो कि 2 मोल्स है इसका प्रेशर कितना बढ़ेगा, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा 2x, 0 + 2x हो जाएगा ये, ठीक है। मेक सेंस। मतलब इनिशियली इतना प्रेशर था जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये हमारा साइड में कैलकुलेट हो गया था। इनिशियली इसका प्रेशर ऑब्वियसली 0 था क्योंकि ये तो अभी बनना शुरू ही होगा। इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर हो गया 4.98 माइनस एक्स, चूंकि यहाँ पर 2 मोल्स है तो इसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, +2x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे इस अजम्पशन के हिसाब से टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x, यानी कि 4.98 प्लस x। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो है दैट इज गिवन एज 9.15 बार, यानी कि 4.98 प्लस x इज गिवन एज 9.15। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 4.17 बार। तो 4 हमने निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन हमें क्या निकालने बोल रहा है, ये Kp, Kc और पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज निकालने बोल रहा है। तो चलो निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, N2O4 का हो जाएगा 4.98 माइनस एक्स, यानी कि माइनस 4.17, दैट इज 0.81 बार। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 4.17 दैट इज इक्वल टू 8.34 बार, ठीक है। तो ये तो उनके पार्शियल प्रेशर हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। चलो ये हो गया। अब निकालते हैं Kp और Kc की वैल्यू। Kp क्या हो जाएगा, इस इक्विलिब्रियम को देखते हुए Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। अब इनके पार्शियल प्रेशर तो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, तो ये हो जाएगा 8.34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.81, ऊपर बार स्क्वायर नीचे बार, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 85.87 बार। तो ये Kp की वैल्यू हो जाएगी। अब Kc निकालना काफ़ी आसान है, हमें पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा N। तो यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इज 1। सो डेल्टा N की वैल्यू 1 है, तो Kc की वैल्यू हो जाएगी Kp डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। अब Kp की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो ये आप खुद से कर लोगे कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। 1 mole of H2O and 1 mole of carbon monoxide are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या क्या लिया है, मैंने H2O लिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, ठीक है। तो ये बनाएगा H2 गैस और CO2 गैस, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन है।
At equilibrium, 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to this equation. Calculate the equilibrium constant for the reaction. देखो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर 40% ऑफ वाटर बाय मास, यानी कि यहाँ पर हमारा फोकस जो है प्रेशर पे नहीं है. जैसे पिछले क्वेश्चन पे हम इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर की बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर प्रेशर गिवन था. यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. ठीक है, और हमें दिया हुआ भी ये है कि 40% बाय मास जो है दैट रिएक्ट्स. तो सब कुछ जो है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में दिया हुआ है. तो हम क्या कहेंगे कि इनिशियली दैट इज एट T इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? इनिशियली क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन. ठीक है, तो मतलब ये दोनों 1 मोल लिया हुआ है. और H2 और CO2 को कितने मोल्स हैं? 0. अभी तो शुरू ही हुआ है रिएक्शन, राइट. अब हम बात करते हैं एट T इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है ये कम होगा क्योंकि ग्रेजुअली जो है H2 और CO2 बन रहा है, तो रिएक्टेंट्स का जो मोल्स हैं वो कम होंगे. तो लेट अस सपोज ये -x हो गया, ये भी -x हो गया, तो इधर कितना होगा? ये सारे देखो 1 मोल है, राइट. तो इसीलिए इधर भी 0 + x हो जाएगा, इधर 0 + x हो जाएगा. ठीक है. अब अगर क्वेश्चन पे फोकस करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विथ CO. ठीक है, मतलब 40% ऑफ वाटर, मतलब ये जो x है ना, ये x कितना है? 40%. तो x इज बेसिकली 40% ऑफ 1 है. दैट मीन्स दिस इज बेसिकली 0.4 मोल्स. तो ये कहना चाह रहा है कि 1 में से 0.4 मोल्स जो है वो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो x की वैल्यू 0.4 है, सब में डाल दो. तो ये हो जाएगा 1 - 0.4 यानी कि 0.6, ये भी 0.6, ये 0.4, ये 0.4. ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. Kc की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन को देखते हुए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स raised to the power coefficient by molar concentration of the reactants raised to the power coefficient. यहाँ पर कोफिशिएंट तो सारे 1 ही हैं. ठीक है, तो अब देखो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, तो लिख दो. तो वाटर अगर H2 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर वेसल, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. तो नंबर ऑफ मोल्स इज 0.4 एंड वॉल्यूम इज 10 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.6 एंड वॉल्यूम इज 10 लीटर. उसी तरह मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.6 और वॉल्यूम इज 10 लीटर. तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.44. तो ये हो जाएगा Kc. इसका यूनिट क्या होगा? मैंने यूनिट के बारे में पहले भी डिस्कस किया था. यूनिट डिपेंड करता है डेल्टा N पे. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज ऑल्सो 2, यानी कि डेल्टा N इज इक्वल टू 0. इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा. अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की जो वैल्यू होती है ये रिएक्शन के रेट पर डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन के थर्मोडायनामिक्स पे जरूर डिपेंड करता है. और रिएक्शन का थर्मोडायनामिक्स कौन बताता है? कितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स? वहां पर हमने बात करी थी गिब्स एनर्जी की, डेल्टा जी की बात करी थी, याद है? हम कहते थे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते रहेगा. अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, यानी कि वो ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, और इसी स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पर है.
ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूँ है कि कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो जो डेल्टा जी है, जो टोटल गिब्स एनर्जी है, उसकी वैल्यू और नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, नेगेटिव होते 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 वो एक मिनिमम वैल्यू पर आ जाती है, और जब वो उस मिनिमम वैल्यू पर आती है तब जो मेरा रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। और इक्विलिब्रियम के बियॉन्ड वैल्यू और नेगेटिव तो हो नहीं सकती और मिनिमम तो हो नहीं सकती, इसीलिए इसके बाद और कोई चेंज होता नहीं है। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी डिफाइन इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का हो गया है क्या, कॉम्बो। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे कि के, क्यू और जी में क्या रिलेशनशिप है। अब ये के क्यू जी क्या है, के बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू बोले तो रिएक्शन कोशेंट, और जी बोले तो गिब्स एनर्जी। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, चलो इसे देखते हैं मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली जब हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में इक्विलिब्रियम को बताते हैं, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो हम कहते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर क्यू क्या है, क्यू मेरा रिएक्शन कोशेंट है, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर और टी तो हमें पता ही है। ठीक है, अब फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब इक्विलिब्रियम है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जो है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो मतलब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस समय दो चीजें होंगी। तो बेसिकली एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगी, रिएक्शन कोशेंट विल बी इक्वल टू के, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा था राइट, कि रिएक्शन कोशेंट मतलब वो किसी भी टाइम पर उसकी वैल्यू होती है, और रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब मेरा जो ये इक्वेशन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। नाउ लेट मी टेल यू कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना आपको कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो एल एन के विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, यहाँ माइनस साइन रहेगा। अब अगर दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लें तो फिर के विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस केस में निकालेंगे क्या, के, जी और क्यू के बीच का रिलेशन। तो ये आ गया के यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आ गया जी यानी कि गिब्स एनर्जी। ठीक है, और ये था हमारा क्यू जो कि इक्विलिब्रियम पर वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू के हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल रिलेशनशिप। ठीक है, अब हमने कौन सी दो कंडीशंस देखी थी, हमने दो कंडीशन देखी थी कि जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस दैन जीरो होती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और वैसे केस में के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया इससे साफ साफ दिख रहा है कि जब डेल्टा जी नॉट जो है वो लेस दैन जीरो होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो के की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। उसी तरह जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट है। तो उस समय मेरा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। Equilibrium constant Kc for the reaction is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin. Calculate delta G naught. ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या देखा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर की वैल्यू होती है 8.314 जब हम जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये यूनिट लेते हैं। टी की वैल्यू दी हुई है 300 केल्विन, और नेचुरल लॉग ऑफ केसी दिया हुआ है 2 into 10 to the power 13। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी माइनस 7.64 इंटू 10 to the power 4 जूल पर मोल। तो देखो सिंपल था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
तो बच्चा वाटी, मुझे उम्मीद है कि अभी तक सबको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं किसी भी केमिकल सिंथेसिस में जहां पर भी कुछ बन रहा है वहां पर हम क्या चाहते हैं, हमेशा की तरह हम यही चाहते हैं कि यार हम ना कम इनपुट दें बट हमें आउटपुट खूब सारा मिले। ठीक है, मतलब वही वाली बात हो गई कि यार हम ना मेहनत कम करें लेकिन एग्जाम में नंबर पूरे आए, पूरे 100 में 100 नंबर आ जाए, वाह क्या बात है ना। ऐसा ही हम सोचते हैं। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जो केमिकल सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से ना मिनिमम एनर्जी स्पेंड करें, एनर्जी हम कम खर्च करें, पैसे हम कम खर्च करें, लेकिन मेरा प्रोडक्ट खूब सारा बने, लेकिन मेरे घर में ना शॉपिंग होके सामान खूब सारा आ जाए बट पैसे मेरे कम लगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ सोच होती है। अब लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से एमोनिया सिंथेसिस, जिसे हम हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एमोनिया सिंथेसिस में जो मेरे एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन को हमने ढंग से एडजस्ट कर लिया तो हम मिनिमम एनर्जी के साथ बहुत इफेक्टिवली, बहुत इकोनॉमिकली आउटपुट पा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक से एडजस्टेड नहीं रहा तो ये ओवरऑल जो सिंथेसिस का प्रोसेस है दैट विल नॉट बी वेरी इकोनॉमिकल। ठीक है, तो अब होता यह है कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे रहता है, ठीक है, अब मान लो एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, अब मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया, कुछ भी मैंने कॉन्सेंट्रेशंस चेंज कर दिए रिएक्टेंट्स के, या फिर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, प्रेशर को घटा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, कुछ तो कर दिया, कुछ तो चेंज कर दिया, तो क्या होगा, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाने का मतलब है कि जो रिएक्शन है वो किसी एक डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर था, जिसकी वजह से सिस्टम ना तो फॉरवर्ड ना बैकवर्ड कहीं भी जाता हुआ नहीं दिख रहा था। बट अगर इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा वो सिस्टम जो है किसी एक डायरेक्शन में जाने लगेगा, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, और यही बताता है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो चलो समझे ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है, ऐसे किसी फैक्टर को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो जो चेंज हमने किया था वो चेंज रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मेरा सिस्टम जो है वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा ताकि टेम्परेचर को घटा सके और दोबारा वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए। ठीक है, लेट अस सपोज मेरा ये तराजू है जो कि इक्विलिब्रियम पर है फिलहाल। ठीक है, लेट अस से, ठीक है, एज्यूम करो कि ये अभी इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज इसको जो है ना यूं नीचे जो है ऐसे करके पुश कर दिया, उससे क्या हुआ, अब मेरा सिस्टम वापस यूं यूं मूव करेगा ताकि ये वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो मतलब मेरा जो सिस्टम है ना, इसका टेंडेंसी हमेशा क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए। सभी लोग चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, वो इक्विलिब्रियम पर रहे, राइट। तो यही मेन जो इसका फंडा है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल का, वो यही है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा कि प्रेशर घट जाए, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो सिस्टम कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो सिस्टम कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा कि आपका वॉल्यूम घट जाए। ठीक है, तो ये था ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो चलो अब हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो अगर हम अपने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, रिएक्टेंट्स ऐड कर दिया, प्रोडक्ट ऐड कर दिया, या फिर रिएक्टेंट हटा दिया, प्रोडक्ट हटा दिया, तो ऐसे केसेस में मेरा इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट होगा। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लेट अस सपोज किसी भी इक्विलिब्रियम पे मैंने ना एक्स्ट्रा रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो अब मेरा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में मूव होगा ताकि वो जो रिएक्टेंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो।
उसको और ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म कर सकें, राइट। अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो वाला प्रोडक्ट यूज़ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन का प्रोसेस लेते हैं जहाँ पर H2 + I2 मिलकर बनाता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब मान लो मैंने हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो अब मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? मेरा रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से ज़्यादा हाइड्रोजन को यूज़ कर लेंगे हम और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा, तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ा दें तो मेरा सिस्टम किधर जाएगा? ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ हो जाए, यानी कि मेरा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो ये लॉजिक है। अब मान लो कि मैंने कहा कि नहीं, मैं ना कुछ रिएक्टेंट्स हटा देती हूँ, इंस्टेड ऑफ एडिंग रिएक्टेंट्स मैं रिएक्टेंट्स रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने कहा नहीं, मैं क्या करती हूँ कि हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम कर देती हूँ, थोड़ा हाइड्रोजन हटा लेती हूँ। अब मेरा सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाएगा जिससे वो जो हटाया हुआ हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेनिश कर सके और हाइड्रोजन बना सके, यानी कि मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से हाइड्रोजन और बनेगा, राइट। तो ये इस तरीके से हमें सोचना है जब हम कॉन्सेंट्रेशन के इम्पैक्ट को देखना चाहते हैं ऑन इक्विलिब्रियम। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड मोर SO2। अगर हम SO2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, इस सिस्टम में और ज़्यादा SO2 डाल दें तो क्या होगा? सिस्टम क्या चाहेगा? चूंकि SO2 और ज़्यादा ऐड कर दिया हमने तो सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाएगा ताकि और ज़्यादा SO2 यूज़ हो जाए, यानी कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SO2 यूज़ अप हो जाए। अब हम बात करेंगे चेंज इन प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ना वही मेरा पुराना होममेड पिस्टन है। इसका क्या काम है भाई? इसका काम है एक छोटा सा। अब देखो, अगर आपको याद हो, हमने पुराने एक लेसन में डिस्कस किया था, इनफैक्ट जब हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम के साथ क्या होता है। याद करो, ये पिस्टन, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? वो घट रहा है, राइट। जब वॉल्यूम घट रहा है तो इस वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पार्टिकल्स के, उनके साथ क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो गया है, बट जो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या हुआ? वो बढ़ गया, राइट, क्योंकि अब कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, राइट, डेंसिफाई हो गया। तो यानी कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और N, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स डिनोट कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमने सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा दिया, इसका मतलब बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बढ़ रहा है, तो मेरा सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो सिस्टम विल प्रोसीड इन अ डायरेक्शन विथ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो भी मेरा रिएक्शन दिया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, मेरा सिस्टम जो है, मेरा इक्विलिब्रियम जो है उस तरफ शिफ्ट होगा, मेरा रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होगा। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम ऑलरेडी दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि जब हम इनमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसके अंदर जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि अब कम वॉल्यूम में खूब सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसे केस में जो मेरा रिएक्शन है वो किस तरफ जाना चाहेगा? तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। यही सीखा हमने। तो ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस साइड नंबर ऑफ मोल्स इज 4, दिस साइड नंबर ऑफ मोल्स इज 2,
ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, तो लेट अस सपोज इन सभी केसेस में हम प्रेशर को इंक्रीज करने वाले हैं। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेरा रिएक्शन किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इस केस में मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स इधर 1 है, 1 है, 1 है। तो इस साइड नंबर ऑफ मोल्स इज 1, इस साइड नंबर ऑफ मोल्स इज 2। तो यहाँ पर भी हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो मेरा रिएक्शन प्रोसीड होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो दोनों तरफ बराबर है। तो ऐसे केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज भी करेंगे तो मेरा रिएक्शन ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा। ठीक, इसी तरह अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा, अब बात करते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो अब सोचने वाली बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है, जब हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट। क्योंकि हमने अभी देखा ना, जब हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जब हम वॉल्यूम बढ़ने की बात कर रहे हैं तो मेरा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब चूंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे फैल फैल के रहेंगे, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो मेरा रिएक्शन है वो किस तरफ मूव करेगा, रिएक्शन की होने की टेंडेंसी किस तरफ होगी, तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये सारे एग्जाम्पल्स में हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, तो देखो टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। हमने एक्चुअली वही एग्जाम्पल्स लिए हैं, बट अब आप देखोगे कि डायरेक्शन जो है बस ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 1, यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 है। तो जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो इस केस में क्या होगा, ये टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स जाएगा, यानी कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के केस में हम देखते हैं कि इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो इधर टोटल 2 नंबर ऑफ मोल्स है, इधर 1 है, तो यहाँ भी ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल पे दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना ही बैकवर्ड जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है और हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है उसको हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो मेरा रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सब लॉजिकल है, एक लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी जो है वो उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इधर 2 है, इधर 1 है, मतलब इधर टोटल 3 है नंबर ऑफ मोल्स, इधर 2 है, तो ये रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। मतलब हमने पहले ही देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, एक फिक्स टेम्परेचर पे सेम होती है, बट अगर हम टेम्परेचर ही चेंज कर दें तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। चेंज कैसे होगा वही समझना है। यहाँ पे ये ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब मेरा सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, वो टेम्परेचर कोई ले ले, राइट। मान लो ये मेरा सिस्टम है और मैंने इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो मेरा सिस्टम क्या चाहता है कि ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना ये टेम्परेचर कोई ले ले। तो यानी कि मेरा सिस्टम एक ऐसे प्रोसेस को फेवर करेगा जो इस टेम्परेचर को ले ले, जो इस हीट को ले ले। तो कोई भी प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट, क्योंकि उसके अंदर हीट जाती है। तो अगर ये सिस्टम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम का जो ये एक्स्ट्रा हीट था वो ले लेगा, राइट। बस इतना ही समझना था, दैट वाज द लॉजिक। अब ये याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव, पहले ही पढ़ रखा है हमने। अब चलो एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। अब मान लो मैंने कहा ये मेरा सिस्टम है, मैंने सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना उसको घटा दिया है,
ठीक है। अब मेरा सिस्टम क्या चाहेगा कि यार मेरा टेम्परेचर घट गया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा टेम्परेचर बढ़े, यानी कि कोई मुझे हीट दे। तो सिस्टम जो है ऐसे प्रोसेस को फेवर करेगा जो हीट रिलीज करे, राइट। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अगर आपको ये जो दो बातें मैंने कही, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला रिएक्शन देखो, उनके फॉर्मेशन का। यहाँ डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये किस तरह का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। कौन सा वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। तो इस केस में मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने जो है ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। तो मेरा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। वही लॉजिक लगाओ, मैंने ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो सिस्टम क्या चाहेगा? सिस्टम ऐसे प्रोसेस को फेवर करेगा जो इसके टेम्परेचर को कम करे, राइट। यानी कि सिस्टम ऐसे प्रोसेस को फेवर करेगा जो इसका हीट ले ले, यानी कि सिस्टम एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो सिस्टम क्या इसको फेवर करेगा? नहीं करेगा। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्या सिस्टम उसे फेवर करेगा? करेगा। तो यानी कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड, या फिर आप कह सकते हो कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट विल बी फेवर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो चलो टेम्परेचर चेंज के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, यानी कि ये किस तरह का रिएक्शन है? जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि कभी भी अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो मेरा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो इस तरह से मूव करना चाहेगा ताकि मेरा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़े, क्योंकि मैंने सिस्टम के टेम्परेचर को घटाया है तो वो चाहेगा कि वापस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े। तो ऐसा वो कैसे करेगा? तो इस केस में वो ऐसे रिएक्शन को फेवर करेगा जो हीट रिलीज करे, क्योंकि जब हीट रिलीज होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यानी कि ये किस तरह के रिएक्शन को फेवर करेगा? इट विल फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट इज एंडोथर्मिक, डेल्टा H के वैल्यू से दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन फेवर कर रहा है? एक्सोथर्मिक, यानी कि यहां पर ये इस डायरेक्शन के रिएक्शन को फेवर करेगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैटलिस्ट होता क्या है? जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, मतलब रिएक्शन को और फास्ट, जितना तेजी से रिएक्शन हो रहा था उसको और स्पीड अप कर देता है, ठीक है। तो इससे जो है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट। तो फटाफट से ये है रिकैप, जो भी हमने इक्विलिब्रियम के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप। हालांकि आई डू नॉट सजेस्ट यू टू मेमोराइज दिस, ये मेमोराइज किसी को नहीं करना है। मैंने जिस लॉजिक से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया है सिर्फ उस लॉजिक को याद रखना है। लॉजिक याद रहेगा तो ये सारी चीजें याद रहेंगी। हालांकि दिस टेबल इज जस्ट फॉर यू टू रिवाइज कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाता है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं घटाते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं या इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। सो बेसिकली टेक दिस टेबल एज ए रिवीजन, और जब आप इसको रिवाइज करो बस ऐसे रट मत लो, लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं इस पूरे वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन। Dihydrogen gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per the following endothermic reaction। ध्यान देना है ये कैसा रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द अबव रिएक्शन। चलो लिख देते हैं। Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4
इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो ये लिख दिया हमने एक्सप्रेशन। अब ये पूछ रहा है हाउ विल द वैल्यूज ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो Kp में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। ठीक है, क्यों? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बढ़ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट मेरा जो रिएक्शन है इट विल मूव टूवर्ड्स, या फिर रिएक्शन बोल लो या इक्विलिब्रियम बोल लो, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम है इट विल मूव टूवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इस केस में, इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? ये है हमारा रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इस साइड है 2, इधर टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 4। तो बेसिकली मेरा लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ये बढ़ेगा। सो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ विल इट बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे सिस्टम का टेम्परेचर घट जाए, राइट। तो इसका मतलब मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे प्रोसेस को फेवर करेगा? इट विल फेवर एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो सिस्टम से हीट ले लेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा एंडोथर्मिक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो Kp की वैल्यू विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब तीसरा पार्ट बोल रहा है यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को अगर हम यूज करते हैं सो बेसिकली देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ Kp। तो बच्चा पार्टी विद दिस हमारा खत्म होता है ये वीडियो ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, और मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस आपको हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर हुआ है क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। अगला वीडियो आएगा ऑन आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन इक्विलिब्रियम फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो सभी लोग मजे से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और मैं लेकर आती हूं नया वीडियो जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।